तो अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में होने वाले चेंजेस के बारे में। ध्यान में, अभी तक हमने ओवरी में चेंज की बात की है। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल हैं वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और ओव्यूलेशन करा रहे हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेनुलोसा सेल हैं उनसे एक नई स्ट्रक्चर बन रही है जिसे कार्पस ल्यूटियम कह रहे हैं। और कार्पस ल्यूटियम दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही हार्मोन यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस के ऊपर कार्य करेंगे। क्लियर है? या हम कह सकते हैं कि जो यूट्रस में चेंज हो रहे हैं वो दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण हो रहे हैं। यूट्रस में क्या चेंज हो रहे हैं? ध्यान में, ओव्यूलेशन के टाइम जो सेकेंडरी oocyte निकला है, अगर वह सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कर पा रहा है, अर्थात जाइगोट या फीटस बन रहा है, तो उस फीटस की प्रॉपर ग्रोथ यूट्राइन कैविटी या यूट्रस के अंदर होगी और उस यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, अर्थात सबसे अंदर वाला वॉल है या भित्ति है, उस वॉल पर वो यूट्रस जाकर इम्प्लांट होगा या चिपकेगा और सभी क्रियाएं या अपना न्यूट्रिशन और सारी क्रियाएं वो उसी बॉल की सहायता से लेगा। तो इसलिए उस यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ चेंजेस होंगे। तो देखते हैं क्या चेंज होंगे। एक बात ध्यान देंगे, यहां एक मैंने ये आधारीय या वेसल मेम्ब्रेन बनाई है या कला बनाई है, ठीक है, और इसके यहां मैं लिख रहा हूं डे 1, ठीक है, और यहां मैं लिख रहा हूं 28 to 29 डेज। क्लियर है? हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है, ठीक है। तो पहला दिन, ठीक है, हम पहले दिन की बात कर रहे हैं। पहले दिन में क्या होगा कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ठीक है, और वो एंडोमेट्रियम थिक हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, या इसे मैं थोड़ा यहां दिखाऊं तो ये एंडोमेट्रियम कैसी हो चुकी है? मोटी हो चुकी है। क्लियर है ये? ठीक है, ये मोटी हो चुकी है। तो ये एंडोमेट्रियम अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है या बंद हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं है तो ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? टूटने लगेगी। क्लियर है बात? ये टूटने लगेगी और इसके टूटने से कुछ सिक्रेशन, ठीक है, कुछ सिक्रेशन फीमेल बॉडी के बाहर आएगा जिसे हम ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये टाइम 3 से 5 दिन तक चलता है। क्लियर है? 3 से 5 दिन तक। समझ में आ रही है इतनी बात? तो किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत में, ठीक है, जो फर्स्ट डे होगा उस दिन से कौन से डे तक? 5वें दिन तक क्या होगा? एंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लीडिंग बाहर हो। क्लियर है? और ये 1 से 5 दिन तक की जो फेज है उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल फेज कब प्रारंभ होती है और कब तक चलती है। तो ध्यान रखेंगे ये 3 से 5 दिन की है, अर्थात 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, 4 या 5, ठीक है।
1 से 5 दिन तक की जो फेज है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं। और उसमें क्या हुआ है, उसमें जो एंडोमेट्रियम है उसके टूट जाने से वो सारा सिक्रेशन बॉडी के बाहर आया। क्लियर है? यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान देंगे, ये इतनी थिक थी, इतनी मोटी थी और धीरे 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 ये क्या होती चली जा रही है, टूटती चली जा रही है। क्लियर है? और टूटने के बाद अब ये एंडोमेट्रियम पुनः या दोबारा क्या होगी, बननी प्रारंभ होगी। तो ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये अब लगातार क्या होती चली जाएगी, बनती चली जाएगी और थिक होती चली जाएगी, अर्थात मोटी होती चली जाएगी। और इसमें पाए जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी या बननी प्रारंभ हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये सब ब्लड वेसल्स हैं और ये क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। ध्यान में दोबारा, सबसे पहली किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होगी वो मेंस्ट्रुअल फेज होगी, जो 3 से 5 दिन की होगी। अब 5 से अगला कौन सा दिन आएगा, 6। ठीक है? अब 6 से 13 दिन तक इस लाइन को जरा ऊपर तक देखेंगे, ये कौन से डे को दिखा रही है, 14 डेज या 14वें दिन को। और 14वें दिन पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है? तो ये 14वां दिन जो है, इस फेज को हम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूलेशन फेज। अब ध्यान दें, 14 से इधर अर्थात 13 और 5 से इधर अर्थात 6 से 13 दिन का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोल रहे हैं फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि इसी टाइम ये देख पा रहे हो सारे के सारे फॉलिकल बनते हैं, अर्थात वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा। क्लियर है? और ओव्यूलेशन के बाद अर्थात 15 से 28 या 29 दिन का जो ये टाइम पीरियड होगा इसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ध्यान रखेंगे, ल्यूटियम शब्द है, इसी से बना है ल्यूटियल फेज। क्लियर है? तो किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेज हैं, 4। तुम्हारी बुक 3 बताएगी। ठीक है? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटियल फेज। क्लियर है? जबकि मैंने एक चौथी फेज ही बताई है, ओव्यूलेशन फेज। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? अब एक बात ध्यान देंगे, ये जो एंडोमेट्रियम है यहां थिक थी, यहां भी देख लो ये थिक है। क्लियर है? और इस टाइम अगर हम बात करें तो ये अगर सक्सेसफुल ओव्यूलेशन हो जाता है और ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इस एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाएगा फीटस। क्लियर है? और फीटस के इम्प्लांट होने के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। ठीक है? समझ में आ रही है बात? अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है अर्थात जो कार्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा और डीजनरेट होने के कारण प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा और ये लेवल कम होने से ये एंडोमेट्रियम उन्हें टूटना प्रारंभ कर देगा। समझ पा रहे हैं? इतनी चीज हम समझ पा रहे हैं? क्या क्या चेंज हुए हैं, फॉलिक्यूलर फेज में क्या हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन फेज में क्या हुआ, ल्यूटियल फेज में क्या हुआ और मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ। क्लियर है? ये हमने जो बात की है वो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की। सबको समझ में आ रही है इतनी बात? एक बार इसी सारे प्रोसेस को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। ध्यान देंगे जरा,
देखो मैंने जो एनसीईआरटी है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या बताता है, ध्यान दें। मादा प्राइमेट्स जैसे बंदर, कपी, मनुष्य, इन सभी में होने वाले जनन चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जो सबसे पहली बार, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा या स्टार्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, या उसे हमने क्या कहा था, मेन आर्क या रजो दर्शन। ठीक है, की शुरुआत यौवन आरंभ में होती है, अर्थात किसी भी फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होगी, जब वो प्यूबर्टी टाइम में आएगी। उसके बाद फीमेल के अंदर यह साइकिल प्राय 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है, अर्थात एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 डेज का हो सकता है। ठीक है, फिर दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे। इसलिए एक मेन आर्क से दूसरे मेन आर्क के बीच की घटना चक्र को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ध्यान दें। यहां पर फर्स्ट टाइम, ठीक है, मेन आर्क हुआ, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ। यहां पर सबसे पहले क्या हुआ है, मेन आर्क शुरू हुआ है। ठीक है, ये चला और चलने के बाद ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है। कौन से डेज पर, 28 या 29 डेज पर। उसके बाद ये पुनः प्रारंभ होगा और पुनः समाप्त होगा, फिर शुरू, फिर स्टार्ट। क्लियर है? तो इसने कहा है जो दो मेन आर्क हैं, एक मेन आर्क और फिर यहां से दूसरा मेन आर्क, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो घटना है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम या एग उत्सर्जित होता है या रिलीज होता है। देख लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग निकलेगा क्या, ये रियल में एग नहीं है, सेकेंडरी oocyte है, लेकिन इसे एग बोल दिया है। ध्यान दें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रमुख घटनाओं को निम्नलिखित, ठीक है, हमने डायग्राम द्वारा समझाया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत मेंस्ट्रुअल फेज से होती है, मेंस्ट्रुअल फेज से होती है। ठीक है, और इस अवस्था में ही रक्तस्राव होने लगता है और यह टाइम 3 से 5 दिन का होता है। क्लियर है? उसके बाद यूट्रस से इस रक्तस्राव का कारण, अब ये यूट्रस से कहां से निकल रहा है ये ब्लीडिंग, तो इसने लिखा है यूट्रस से यह रक्तस्राव यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उस परत के फटने से और उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनके फटने से ये ब्लीडिंग होती है। आगे देखेंगे। ध्यान दें, मेंस्ट्रुएशन तभी आता है जब मौचित अंडा निषेचित नहीं हुआ होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी फीमेल बॉडी के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, हर मंथ चल रहा है, तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि उस फीमेल बॉडी में ये जो सेकेंडरी oocyte है अर्थात एग है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया है। अगर फर्टिलाइजेशन करता तो वो यूट्रस में इम्प्लांट होता, अगर इम्प्लांट होता तो एंडोमेट्रियम में चेंज नहीं होते और ब्लीडिंग नहीं होती। उसके बाद कभी कभी जो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, वो निम्न कारणों से भी नहीं हो पाता है, जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि। ठीक है, उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इस फेज के बाद दूसरी फेज आती है फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज, इस फेज के दौरान यूट्रस के भीतर जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, जो प्राइमरी
फॉलिकल है उसमें वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, ये देखो इसमें यूट्रस लिखा है एनसीईआरटी ने, जबकि ये जो प्रोसेस चलेगा वो कहां चलेगा, ओवरी के अंदर। तो ठीक है, ये मिस्टेक वाली बात है, आगे ध्यान देंगे। तथा इसी के साथ साथ जो यूट्रस है उसमें भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं और उसकी एंडोमेट्रियम किसी भी जायगोट को इम्प्लांट करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसी टाइम ओवरी में तो फॉलिकल बन रहे हैं और यूट्रस में एंडोमेट्रियम जनरेट हो रही है अर्थात बन रही है। यूट्रस और ओवरी के ये परिवर्तन अर्थात ओवरी में या यूट्रस में ये जो भी चेंज हो रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी से निकलने वाले कुछ हार्मोन के स्तरों में बदलाव के कारण होते हैं। अर्थात देखो ओवरी के अंदर चेंज हुआ, वो किसके कारण हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से, LH और FSH। यूट्रस के अंदर जो चेंज हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये कहां से निकल रहे हैं, ओवरी से निकल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे देखेंगे फॉलिकल या फॉलिकुलर फेज के दौरान जो GnRH है, GnRH वह दो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, एक LH तथा दूसरा FSH। इन दोनों ही हार्मोन का सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस डायग्राम में अगर तुम देख पा रहे हो, ये LH है, ये FSH है, इनका सिक्रेशन क्या होता चला जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और यह सिक्रेशन फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ साथ एस्ट्रोजन के स्रावण को भी उद्दीपित करता है। अर्थात ये हार्मोन, ठीक है, जो ये हार्मोन है FSH, ये फॉलिकल में तो प्रॉपर ग्रोथ करा ही रहा है, उसी के साथ साथ एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करा रहा है। ये बात क्यों बोली जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं फॉलिकल की जो ग्रेनुलोसा सेल हैं वही सेल एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और ये फॉलिकल किससे बन रहा है, FSH से। तो हम ये बात कह सकते हैं FSH फॉलिकल को भी बना रहा है और एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करा रहा है। आगे ध्यान देंगे, LH तथा FSH दोनों ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं, अर्थात अपने पीक पर पहुंचते हैं। इनका सिक्रेशन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये LH का जो पीक पर पहुंचना है, इस कंडीशन को एनसीईआरटी बोलती है LH सर्ज। ठीक है, तो LH सर्ज समझे हैं, 14वें दिन LH के सिक्रेशन में अधिकता। ठीक, आगे देख रहे हैं, यह फॉलिकल को फटने के लिए प्रेरित करता है। अब बताओ, जैसे ही LH का लेवल बढ़ा है तो फॉलिकल फटा है, ग्राफियन फॉलिकल फटा है और ओव्यूलेशन हुआ है। ठीक है, और ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के पश्चात पीत प्रावस्था अर्थात ल्यूटियल फेज शुरू होती है। ओव्यूलेशन फेज हुआ, ओव्यूलेशन के बाद कौन सी फेज शुरू हो गई है, ल्यूटियल फेज। इसे ल्यूटियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ग्रेनुलोसा सेल क्या बना लेंगी, कार्पस ल्यूटियम, और इसी के नाम के कारण हमने इसका नाम रखा है ल्यूटियल फेज, जिसके दौरान ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ शेष भाग, देखो ग्राफियन फॉलिकल है ये, इसका शेष भाग बचा हुआ है, ये शेष भाग किस चीज में चेंज हो गया है, कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता। उससे आगे यह कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन और बहुत कम मात्रा में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, और ये दोनों हार्मोन यूट्रस का एंडोमेट्रियम
बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बात मैंने बता दी है कि भैया जो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन कम होगा, और ये दोनों ही हार्मोन यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसे बनाए रखने में हेल्प करेगा। इस प्रकार यूट्रस का एंडोमेट्रियम किसी भी फर्टाइल एग को, ठीक है, इम्प्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, यहां ये 4 फेज मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल। ओव्यूलेशन फेज को नहीं बताता है, अगर हम नहीं भी बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर और ल्यूटियल। बताओ मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? अगर मेंस्ट्रुअल फेज को हम ऊपर तक देख रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा ये डे 1 से डे 5 तक का टाइम है। इसमें LH और FSH का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो क्या कराते हैं, या ऐसा बताएंगे, अभी इन हार्मोन को छोड़ दो, ये मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है, और उसके द्वारा निकलने वाला जो ब्लड है वो बाहर आता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसमें ये फॉलिकल है वो प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ करते हैं, और जो एंडोमेट्रियम है वो भी बनने लगता है। वो ओवरी की बात चल रही है, यूट्रस की बात चल रही है। 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा और फेज आ जाएगी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा और एंडोमेट्रियम पूरी तरह से थिक हो जाएगा और तैयार हो जाएगा एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनने वाले जाइगोट को इम्प्लांट कराने। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एक बार हम LH और FSH पर दोबारा फोकस करें और देखते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही सिक्रेशन होगा, ब्लड में इसका सिक्रेशन होगा, तो ये 14वें दिन जाकर ओव्यूलेशन कराएगा और फिर इसका लेवल धीरे धीरे कम होगा, एक साथ कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि ये LH हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को भी प्रेरित करता है। FSH सिक्रेशन बढ़ता चला जाएगा, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए है, और यही 14वें दिन इसका लेवल भी बढ़ेगा और ये भी, ठीक है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और ओव्यूलेशन के बाद FSH का कोई काम नहीं बचेगा। एस्ट्रोजन जो कार्पस ल्यूटियम और ग्रैनुलोसा सेल दोनों से बनता है, तो एस्ट्रोजन यहाँ बन रहा है और ये लगभग 13वें दिन पर जाकर, ठीक है, क्या करेगा, अपने पीक पर पहुंचेगा और फिर यहाँ पर इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। और इसका सिक्रेशन कब शुरू होगा, जब कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन है वो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इस बात का मतलब है कि ये अभी तक नहीं बना है। ठीक है, और ये कब बनेगा, जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा, और इस प्रकार से मैंने इसे इस ग्राफ के रूप में यहाँ पर इन दोनों चीज को दिखाया। ठीक है, इस प्रकार हमने ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एक बार वीडियो से और फिर NCERT से अगर पढ़ेंगे तो हमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।